आज नेशनल एजुकेशन डे है और इस दिन को याद किया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनका बर्थ 1888 में आज ही के दिन हुआ था 11 नवंबर। उनका फैमिली क्योंकि जो बेस था वो बाहर का था। 1857 के रिवोल्ट के से कुछ पहले ही उनके फादर अरब चले गए थे, सऊदी अरब। हालांकि सऊदी अरब उस समय कंट्री नहीं था, ये 1932 में बना, लेकिन हाँ अरब था। वो मक्का चले गए और लगभग 30 साल तक वहीं पर इस्लामिक स्टडीज में या जो भी कुरान हदीस इजमा कयास जो भी होते हैं इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया। वो इंडिया आ रहे हैं 90s में, 1895 के आसपास आ रहे हैं इंडिया, और उसी में उनका बर्थ हो चुका है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। और उनकी औपचारिक शिक्षा कहीं भी स्कूल कॉलेज में वैसी नहीं हुई है, यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे और कई भाषाओं के जानकार थे। अरबी तो उनकी भाषा ही थी, अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की, हिंदी, बंगला, इंग्लिश, इन सारे भाषाओं के जानकार थे। उनमें मैच्योरिटी इतनी अधिक थी कि सरोजिनी नायडू कहती थी कि उनमें युवावस्था का जोश और प्रौढ़ावस्था का होश दोनों ही था। कि उनके बारे में भी एक फेमस कथन है कि वो बचपन में ही 50 साल जैसे बुद्धि रखते थे। तभी तो 1923 में वो 35 साल के एज में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 35 इयर्स के एज में, जहां की 70-80 इस एज में लोग पार्टी के प्रेसिडेंट बनते थे, 35 इयर्स में 1923 में वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। और जस्ट 3 साल पहले 1920 में वो गांधी के कांटेक्ट में आए थे। और इतना कम समय में इतना आगे बढ़ जाना ये सामान्य बात नहीं थी, बल्कि उस समय देश के जब भी आजादी मिली, अगर 5 बड़े नेताओं को लिया जाता है तो उसमें आजाद का नाम आता है। अगर कहते हैं तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आजाद 5 बड़े नेताओं में थे। और जिस समय जिन्ना पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे, पाकिस्तान की मांगे बढ़ रही थी, ये लोग पूर्ण राष्ट्रवादी थे और अपने जीवन में पूरे धार्मिक होते हुए भी एक खिलाफत को छोड़ करके कभी भी धार्मिक मुद्दे में नहीं पड़े। वो भी गांधी के द्वारा आह्वान किया गया था तब, क्योंकि उस समय के थे हजरत मुसानी थे, आपको खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये सारे बड़े बड़े नेता थे। और इन्होंने बल्कि खुद इनकी जीवनी है इंडिया विंस फ्रीडम। याद रखना, कई एग्जाम में आ चुका है और कई एग्जाम में आएगा। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी फेमस बुक है, इस बुक का नाम याद रखना। और ये बुक में 30 पेज इन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये 30 पेज लोगों को जोड़ा जाएगा। 58 में इनका डेथ हुआ। देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और जो कि इस्लामिक परंपरा के अनुसार ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने में विश्वास नहीं रखते थे। और यही हुआ कि 58 में इनसे एक नजदीकी व्यक्ति थे, बल्कि 56 में ही, उनका नाम था हुमायूं कबीर, जो कि बाद में यूजीसी के चेयरमैन भी हुए थे, हुमायूं कबीर। और उन्हीं को बताते गए, डिक्टेट करते गए, उन्होंने ही लिख दिया था। यही हुमायूं कबीर थे जो कि कई बुक को लिखे। और उन्हीं एक बार ऐसा समय आया कि उड़ीसा में एक आइलैंड पर वहीं रह रहे थे, अपना जीवन बिता रहे थे, और वहीं पर
उनकी बेटी अभी हैं अभी लैला कबीर, जिनकी शादी हुई थी समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस से। वही हुमायूं कबीर थे, और हुमायूं कबीर सारे बातों को नोट करते गए, और वही वो बुक आया पूर्ण रूप से 1988 में। वो बुक अपने पूर्ण फॉर्म में आया, और 30 पेज के बारे में उन्होंने कहा था कि हमारे मरने के 30 साल बाद इसको इसमें जोड़ा जाएगा और लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। और उसको उन्होंने मुख्य रूप से ब्लेम किया नेहरू और गांधी पर। हालांकि संबंध बहुत अच्छे थे। जब 19 फरवरी 58 को एक वैसे आदमी थे जो कि बराबर पढ़ने में लीन रहते थे, जब भी समय मिलता था तब पढ़ने में लग जाते थे। 2-3 बार बाथरूम में गिर चुके थे, और 19 फरवरी 58 को बाथरूम में गिरे और कुल्ले की हड्डी उनकी टूट गई। नेहरू उनसे मिलने गए, नेहरू को बोले खुदा हाफिज, और 3 दिन बाद एक्सपायर हो गए, क्योंकि अपने वसीयत लिखे थे कि 30 पेज जो खोला जाएगा उस समय, और उसमें 2 बातें लगाई उन्होंने। एक तो बड़ा स्पष्ट लिखे हैं कि जिन्ना 20s के बाद 1920 के बाद दशक में राजनीति से निराश होकर के राजनीति छोड़ दी थी। मुसलमानों का कोई उनमें भरोसा नहीं था, लेकिन गांधी ने उनको कायदे आजम कहकर के उनमें मुसलमानों का विश्वास पैदा कर दिया। गांधी के बारे में उन्होंने लिखी है कि गांधी ने विश्वास पैदा कर दिया उनको कायदे आजम बोल करके। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि 35 के एक्ट के अनुसार हर जगह चुनाव हुए, हर राज्यों में चुनाव हुए, और यूपी में भी कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई, जो ज्वाइंट प्रोविंस था वहां बहुमत में आई। और ये हुआ कि अगर मुस्लिम लीग को मिला करके गवर्नमेंट बना ली जाएगी तो मुस्लिम लीग जिन्ना से अलग हो जाएगी और पाकिस्तान की मांग कमजोर पड़ जाएगी। मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि हमारे 2 मिनिस्टर को कैबिनेट का दर्जा दिया जाए, एक खलीक उजमा को और दूसरा नवाब इस्माइल खां को। नेहरू को बोले कि नहीं, मैं एक ही को दूंगा। मौलाना आजाद को जिम्मेवारी थी कोalition कराने की, संयुक्त सरकार बनवाने की, लेकिन वैसा हुआ नहीं। गांधी के कहने पर भी नेहरू सहमत नहीं हुए और एक ही सीट दिए, और कोalition गवर्नमेंट नहीं बन सकी, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट साथ साथ नहीं बन सकी। और यूपी की जो भी मुस्लिम लीग का जो ब्रांच था, वो लोग पूरे देश विभाजन शक्तियों के साथ जुड़ गए। दूसरी बात, उस 30 पेज में लिखे हुए हैं कि इंडिया में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन ने भारत को आजादी की बात की। कैबिनेट मिशन 46 में आया, और कैबिनेट मिशन हाउस ऑफ कॉमन्स में अनाउंस हुआ 20 फरवरी 46 को। इटली ने कहा कि भारत एक मिशन जाएगा जो देश को आजाद करेगा, उनको सेल्फ गवर्नेंस देगा। कैबिनेट मिशन आया जो भी, उसमें कहीं भी देश के विभाजन की बात नहीं थी। राज्यों का 3 ग्रुप बनाया गया था। एक में सारे हिंदुस्तान के जो भी हिंदू बहुल क्षेत्र हैं वो थे, दूसरे में ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्षेत्र थे, और तीसरे ग्रुप में असम, सिलहट का और पंजाब का एरिया था। इस ढंग के ग्रुपिंग थे। जिन्ना को लगा कि ये ग्रुप बराबर बना रहेगा, मतलब बांग्लादेश मेरे साथ रहेगा, पाकिस्तान के चारों प्रोविंस मेरे साथ रहेंगे। लेकिन नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बॉम्बे में 10 जुलाई को, और उन्होंने कहा ये कोई बाध्यकारी नहीं है, कैबिनेट मिशन में हम करेक्शन कर सकते हैं। और इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई, और नेहरू ने जोश में ही ये बात बोल दिया, और फिर 16 अगस्त को आने वाले समय पाकिस्तान का मांग और डायरेक्ट एक्शन इंडिया ने रख दिया, और देश का जो अटूट भारत रहने का जो संभावना था वो अंतिम रूप से खत्म हो गया। तो यही 30 पेज जो कि 88 में सबके लिए उपलब्ध हुआ, इंडिया विंस फ्रीडम का, और बुक भी काफी चर्चे में आई। और उन्होंने चूंकि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उनके टाइम में बहुत चीज आया, कई एकेडमी है एजुकेशन के फील्ड में,
और एक औपचारिक शिक्षा प्रॉपर नहीं होते हुए भी बहुत शिक्षित व्यक्ति। गांधी के जो निजी सहायक थे महादेव देसाई खुद लिखते हैं कि उनके पास शब्दों की कमी नहीं थी और कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में सबसे अधिक बोलने वाले व्यक्ति थे। ये सामान्य बात नहीं है। आदमी को दिन में 2-4 लाइन बोलने में शब्दों की कमी पड़ जाती है, कुछ के कुछ मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन उनके सबसे अधिक बोलने के बावजूद भी कई शब्दों में स्लिप नहीं करते थे। ये उनकी बारीकी थी और उन्हीं के बर्थ पर ये डे मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।